राजधानी लखनऊ पुलिस मुख्यालय महिला दरोगा सुनीता उपाध्याय यहाँ पे तैनात होती। सुनीता उपाध्याय के परिवार में सुनीता के अलावा सुनीता का पति जो कि ग्राम विकास अधिकारी होता है, सुनीता का एक 7 साल का बेटा भी होता है, पर दोनों नौकरी में होते हैं। और सुनीता का जो पति होता है उसकी नौकरी लखनऊ से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे होती। वही एक आवास लेता है और अपने बेटे के साथ वो नौकरी करता। और इधर जो सुनीता रहती, सुनीता को भी पुलिस मुख्यालय में एक आवास मिलता जहां से रह के अकेले ही अपनी नौकरी कर रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन पुलिस मुख्यालय में लैंडलाइन नंबर पे एक कॉल आती कि यहां से कुछ दूर गांव में 2 गुटों में बड़ी जमीन के विवाद को लेकर भिड़ंत हुई, जहां की भारी पुलिस की टीम पहुंचती। और जब वहां पहुंचती तो मामला कुछ ऐसा होता है कि वहां कई पुलिस वाले सस्पेंड हो जाते हैं, जिसमें कि सुनीता उपाध्याय भी होती। अब सुनीता उपाध्याय अपनी नौकरी को बचाने के लिए अपने उच्च अधिकारी कुलदीप सिन्हा के पास पहुंचती। कुलदीप सिन्हा उसे आश्वासन देता है कि आपकी नौकरी को कुछ नहीं होगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी नौकरी खतरे में ना पड़े। कुछ ही देर के बाद कुलदीप सिन्हा के आवास में ही टेलीविजन पे एक ऐसी वीडियो चलने लगती। जैसे सुनीता इस वीडियो को देखती, सुनीता के पैरों तले जमीन ही निकल जाती। आखिर टीवी स्क्रीन पे ऐसा क्या चल रहा होता है? तो आखिरकार इस कहानी का क्या अंत होता है, इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम कथा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही हो। आज मैं जिस कहानी को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूं, बेहद हैरान कर देने वाली। और अगर जो वर्दी की बात की जाए, पुलिस वालों की बात की जाए, तो वर्दी धारण करते समय, पहनते समय कसम खाते हैं कि हम इस नौकरी को पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। और जिसके लिए हमारे समाज के लोग भी ये सोचते हैं कि हमें कोई दिक्कत होगी तो हम पुलिस के पास पहुंचेंगे। बाकी कभी कभी ये पुलिस वाले खुद भी अपने बचने की गुहार करने लगते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों? वर्दी भी क्यों खतरे में? आज की जो कहानी है उसमें कुछ ऐसा होता है जिसको सुनने के बाद आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली। तो कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, जितने भी हमारे साथी, सबसे एक ही गुजारिश है, एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर जो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम हर रोज आप लोगों तक नई कहानी लेके आए। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। मैं बात कर रही हूं राजधानी लखनऊ जिला मुख्यालय, जहां पे एक महिला दरोगा होती है, सुनीता उपाध्याय। सुनीता उपाध्याय बेहद ईमानदार और ईमानदारी के साथ साथ अपने काम को भी समय से बखूबी करती है। जो सुनीता के पति ग्राम सेवक अधिकारी होता है, सुनीता का एक बेटा होता है जो कि 7 साल का होता है। और अपने इस सुनीता का पति, जिसका नाम अजय, जिसकी ड्यूटी लखनऊ से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे रहती है, वहीं एक आवास लेता है और वहीं से अपने बेटे को पढ़ने भी भेजता और अपनी नौकरी करता। और इधर सुनीता जिला मुख्यालय में ही उसे एक आवास मिलता है जहां से रह के वो अपनी नौकरी करती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन इस जिला मुख्यालय के लैंडलाइन नंबर पे फोन आता है कि यहां से कुछ दूर पे एक गांव, जहां पे जमीनी विवाद को लेके 2 गुटों में बहुत झड़प हुई है। कई लोग जो कि मारपीट में इस दुनिया को छोड़ के चले गए। अब एक भारी टीम का गठन होता है, उस गांव में पहुंचते हैं। और जब उस गांव में पहुंचते हैं, उस गांव का मौका मुआयना करते हैं। अब रिपोर्ट कुछ और आती और मामला वहां कुछ और होता है।
कई पुलिसकर्मी यहाँ सस्पेंड कर दिए जाते हैं, जिसमें कि एक नाम सुनीता उपाध्याय का भी होता है। जैसे सुनीता उपाध्याय इस बात को सुनती, हैरान हो जाती और वो सोचती है कि मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं, बड़ी ईमानदारी से अपनी जांच को किया, चार्जशीट की, फाइल की। बाकी आखिर ऐसी कौन सी कमी रहेगी जिसके कारण में हमारी नौकरी खतरे में आ गई। और किसी भी इंसान को अगर जो लगता है कि वो सही है, उस पर झूठा आरोप लगाएगा तो तमाम वो हाथ पांव मारता है। इसी तरफ सुनीता ने अपने नौकरी को बचाने के लिए कई लोगों से बात करती है। अब कई पुलिसकर्मी उसको राय देते हैं कि जो थाना इंचार्ज यहाँ के, जो मुख्यालय के इंचार्ज हैं, कुलदीप सिन्हा, आप उनके पास चले जाओ, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा, क्योंकि वो बड़े जो है कि ईमानदार अफसर है। अब सुनीता जैसे ये बात सुनती, वो शाम के लगभग 4 बज रहे होते, कुलदीप सिन्हा के ऑफिस में जाती है। कुलदीप सिन्हा से अपनी परेशानी कहती है। कुलदीप सिन्हा कहते हैं कि देखो, ये सब बातें ऑफिस में होगी नहीं। ऐसा है कि शाम को लगभग 8 बजे तुम हमारे आवास में पहुंचो, इस बारे में वही बात कर ली जाएगी। सुनीता कहती है कि ठीक है सर, वहां से चली जाती। इसके बाद शाम के लगभग 7:30 से 7:45 सुनीता उपाध्याय कुलदीप सिन्हा के आवास पे पहुंचती। दरअसल कुलदीप सिन्हा रहने वाला कानपुर का होता है। इसके 2 बेटे होते हैं, पत्नी होती है जो कि कानपुर में ही रह रहे होते हैं। कुलदीप सिन्हा आवास पे अकेले रहता। अब जब सुनीता वहां पहुंचती है तो पहले तो संकोच करती है, बाकी फिर दरवाजे की डोरबेल बजाती, दरवाजा खुलता है। जो कुलदीप सिन्हा, उसके हाथों में एक दारू का गिलास होता है, दारू की बाटल टेबल पे रखी होती। सुनीता दरवाजे पे ही खड़ी कहती है कि साहब, आपसे कुछ बात करनी थी, आपने बुलाया था। कुलदीप सिन्हा कहता है कि ये आवास है, यहां ना हम तुम्हारे साहब हैं और ना ही तुम हमारी नीचे की कोई कर्मचारी। यहां हम दोनों एक तरह से मानो तो मित्र हैं, दोस्त हैं, तुम भीतर आ सकती। अब जैसे ही ये बात सुनती है, सुनीता थोड़ा सा सुकून महसूस करती है, कमरे में जाती है, सोफे पे बैठती। कुलदीप सिन्हा जो कि टावल लपेट के सोफे पे बैठा हुआ होता है, दारू पी रहा होता है, सुनीता से कहता है कि क्या बात है। सुनीता अपनी सारी परेशानी बताती है, कहती है कि नौकरी खतरे में, आप चाहोगे तो इस पे रोक लग सकती है। कुलदीप सिन्हा आश्वासन देता है, कहता है कि ऐसा है कि तुम चिंता ना करो, तुम्हारा जो सस्पेंशन लेटर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, तुम्हारी नौकरी कोई खतरे में नहीं पड़ेगी। ये कहते हुए एक ग्लास में दारू ढालता है और सुनीता के तरफ खसकाता है। सुनीता कहती है कि साहब, मैं पीती नहीं। कुलदीप इस पे कहता है कि ऐसा कि हमारे महकमे में हमारे जो अंडर लोग काम करते हैं, मैं सबके बारे में जानता हूं, तुम क्या करते हो तुम्हारे बारे में भी पता है, तो इसलिए ज्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं, तुम दारू पियो। अब इसमें सुनीता जो है वो ड्रिंक उठाती है, पीने लगती है। अब देखते ही देखते 2-3 पैक कुलदीप सिन्हा सुनीता उपाध्याय को देता है, पी लेती। जब नशे में थोड़ी वो होने लगती तो कुलदीप सिन्हा उसके करीब आ जाके बैठता है। बाकी अभी इतना होश में सुनीता रहती है कि इस चीज का विरोध करती है। बाकी कुलदीप सिन्हा यहाँ रुकता नहीं, अब लगातार सुनीता के साथ छेड़छाड़ शुरू करता है। और कुछ ही देर के बाद सुनीता नशे में जब टल्ली हो जाती तो उसको एक कमरे में ले जाता है और सुनीता के अंग से एक एक कपड़े को जुदा करता है और अपने बड़े ही अननेचुरल तरीके से उसके साथ संबंध बनाता है। अब ये सिलसिला लगातार चलते रहता है, लगभग रात भर चलता है, जब तक कि कुलदीप सिन्हा थक नहीं जाता। बाकी जैसे ही सुबह होने वाली रहती है, सुनीता उपाध्याय को ख्याल आता है तो अपने आप को नग्न अवस्था में, और वो भी कुलदीप सिन्हा के आवास पे पाती। बड़ी हैरानी से अपने आप को देखती, चादर से ढकती, इसके बाद अपने कपड़े पहनती और जब कपड़े पहन के लॉन में बाहर आती
तो देखती है कि जो कुलदीप सिन्हा है वो एक्सरसाइज कर रहा है। कह रहा है कि क्या मैडम, आंख खुल गई। सुनीता कहती है कि साहब, आखिरकार एक सब क्या था, आप जो किए वो ठीक नहीं किए। कुलदीप सिन्हा कहता है कि जो होता है सब ठीक के लिए ही होता है। तभी सुनीता की नजर एक दीवार पे टंगी टेलीविजन पे जाती है, जहाँ की एक वीडियो चल रहा होता है। और वीडियो किसी और का नहीं बल्कि सुनीता और इस कुलदीप सिन्हा का चल रहा होता है। जब कुलदीप सिन्हा सुनीता से संबंध बना रहा था तो ये सारी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, और ये वीडियो अब टेलीविजन पे चल रहा है। सुनीता जैसे ही इस वीडियो को देखती है, हैरान हो जाती है, गुस्से में बोलती है कि साहब, आपने ये क्या किया, ये ठीक नहीं किया। कुलदीप कहता है कि तुम बेवजह परेशान हो रही हो। मैंने वीडियो इसलिए बनाया कि जब तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा तो इस वीडियो को देख के कभी कदार एंजॉय कर लिया करूंगा। तुम इस बात से बिल्कुल टेंशन ना लो, ये वीडियो कहीं लीक नहीं होने वाला। बाकी फिर भी अब सुनीता को ये ठीक नहीं लग रहा था। सुनीता कहती है कि इसको डिलीट कर दीजिए। कुलदीप कहता है कि ठीक है, डिलीट कर दूंगा, पहले तुम अपनी नौकरी की चिंता करो। इसके बाद सुनीता वहां से चली जाती है। बाकी ये टेंशन उसे सताने लगती है, और ये सिलसिला शुरू हुआ तो फिर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। इधर सुनीता को अपनी नौकरी का डर सता रहा था, और इधर कुलदीप सिन्हा बार बार अब हर एक दो दिन पे इस सुनीता को अपने आवास पे बुलाता, इसके साथ अपनी रातें रंगीन करता। वक्त गुजर रहा था। जैसे ही लगभग 1 महीने का वक्त गुजर जाता है, सुनीता कहती है कि मामला अभी भी चल रहा है। आखिरकार आप क्या कर रहे हैं, बड़े लोगों से बात करिए ताकि मेरा सस्पेंशन ऑर्डर कैंसिल हो। जो कुलदीप सिन्हा होता है वो कहता है कि ऐसा कि सब तो ठीक है, बाकी जो हमारे उच्च अधिकारी उनकी कुछ डिमांड है। तुम मेरे साथ जो करती उनके साथ भी तुम्हें ऐसा ही करना होगा, तभी इस मामले का कुछ रफा दफा होगा। सुनीता बड़ी हैरानी से कुलदीप सिन्हा की तरफ देखती। कुलदीप सिन्हा कहता है कि ऐसा मत देखो, तुम इतनी स्मार्ट हो ही कि हर कोई तुमसे मिलना चाहता। अब ना चाहते हुए भी सुनीता उन उच्च अधिकारियों से मिलने के लिए तैयार हो जाती, और कुलदीप सिन्हा सारी व्यवस्था करता है। बारी बारी से कई अधिकारियों से सुनीता के संबंध बनते हैं अपनी नौकरी को बचाने के लिए। लगातार ये सिलसिला चलते रहता है। बाकी जब सुनीता को लगता है कि ये हमारा यूज कर रहे हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं, तो संभलने की कोशिश करती है। बाकी तब कुलदीप सिन्हा उसे धमकाने लगता है कि जो वीडियो वो वायरल हो जाएगा, और सिर्फ वायरल ही नहीं होगा, तुम्हारे पति को जाएगा, तुम्हारे परिवार को भी जाएगा। अब इस पे कहीं ना कहीं सुनीता उपाध्याय मजबूर हो जाती, परेशान हो जाती। अब जैसे कुलदीप सिन्हा कह रहा था वैसे वैसे कर रही थी। वक्त गुजर रहा था। बाकी हद तो तब पार हो जाती है, एक दिन लगभग 1.5 महीने का समय गुजरता है, और सस्पेंशन लेटर सुनीता के टेबल पे पड़ा होता है। सुनीता बड़े हैरानी से देखती है, उस सस्पेंशन लेटर को उठाती, कुलदीप के कैबिन में पहुंचती, उसके तरफ फेंकते हुए इस सस्पेंशन लेटर को कहती है कि तुमने जो किया वो ठीक नहीं किया। क्या मैं इसी लेटर को पाने के लिए तुमसे संबंध बना रही थी और उच्च अधिकारियों से बना रही थी? तुमने जो मेरे साथ किया इसका भुगतान तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। मैं इसकी शिकायत ऊपर तक करूंगी। जब कुलदीप ये सुनता है तो इस सुनीता से कहता है कि ऐसा है कि तुम परेशान ना, मैं जल्द ही कुछ करता हूं, इस सॉर्ट आउट सब कर दूंगा। अब सुनीता अपना सामान लेती और अपने पति के पास निकल जाती। बाकी जैसे ही 4 दिन का समय गुजरता है, जो सुनीता का पति है सुनीता को ढूंढते हुए पुलिस मुख्यालय आता है। यहाँ के कुछ कांस्टेबल, कुछ पुलिस वाले बताते हैं कि दरअसल सुनीता मैडम तो आज से 4-5 दिन पहले आपके पास निकल गई कि मैं बेटे अपने पति के पास जा रही। कुलदीप कहता है कि ना ही 4-5 दिन से हमारी कोई बात हो रही है और ना ही सुनीता हमारे पास पहुंची, और इस सस्पेंशन की बात को शायद अजय पहली बार जान रहा था, पुलिस वाले जब बताते हैं। अब बेहद हैरान है, सुनीता को ढूंढने लगता है। सुनीता का नंबर स्विच ऑफ, सभी परेशान। और इधर जब अब ढूंढने लगता है तो कुछ पुलिस वाले बताते हैं कि उस दिन कैबिन में कुलदीप सर के साथ
सुनीता मैडम का कुछ विवाद हुआ और जिसमें ये लगा कि उन दोनों में कुछ ना कुछ संबंध है। अब जब ये बात अजय सुनता है तो कुलदीप सिन्हा के खिलाफ है ये एफआईआर दर्ज कराने के लिए सोचता है, और जब एफआईआर दर्ज कराता है तो पुलिस वाले कुलदीप सिन्हा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते ही नहीं, वहां से वो चला जाता है। बड़ा हैरान परेशान 7 साल के बेटे को लेके अब उसे समझ में आ नहीं रहा था क्या, तभी वो मीडिया वालों का सहारा लेता है। और जब मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए जब बात लोगों तक पहुंचने लगती तो मजबूरन पुलिस वालों को कुलदीप सिन्हा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना ही पड़ता है। और जब एफआईआर दर्ज होती तो पता चलता है कि कुलदीप सिन्हा छुट्टी लेके कानपुर गया, और जब कानपुर फोन होता है तो कुलदीप सिन्हा का फोन बंद। परिवार वालों से पता चलता है कि वो तो यहां आए नहीं। आखिर कुलदीप सिन्हा कहाँ है, पुलिस वाले भी हैरान, खोजबीन शुरू होती। कानपुर के ही एक इलाके से कुलदीप सिन्हा को पकड़ा जाता है, और जब कुलदीप सिन्हा अब पेश होता है उच्च अधिकारियों के सामने तो पहले तो मुंह नहीं खोलता, बाकी जब मुंह खोलता है तो बड़ा ही भयानक सच निकल के सामने आता है। दरअसल वो बताता है कि जब उसकी झड़प सुनीता से हुई तो दोनों में वैसा वैसी हुई। अब सुनीता बार बार कह रही थी कि तुम जो इस वीडियो को लेके मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, अब वही वीडियो एविडेंस है, और जितने भी उच्च अधिकारी मेरे साथ ऐसा किए हैं, तुम किए, ये सब मैं शिकायत ऊपर तक करूंगी, और तुम लोगों की नौकरी तो खाऊंगी, साथ ही तुम लोगों को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा के रहूंगी। तभी जब वहां से सुनीता चली जाती है, कुलदीप भी पीछे से जाता है, और कुलदीप सुनीता को फोन करता है, कहता है कि ऐसा मैं कुछ ऐसे लोगों को जान रहा जहां तुम्हें खुद ही चलना पड़ेगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, और चल के उनसे बात करके इस मामले को सॉर्ट आउट करते हैं। सुनीता ना जाने क्यों कुलदीप पे भरोसा करती है। कुलदीप एक 4 व्हीलर लेके आता है जिसमें सुनीता बैठती, और देखते ही देखते कुछ घंटे के बाद गाड़ी एक सुनसान इलाके, एक नदी के पुल के पास पहुंचती, जहां की पहले से ही 5-6 लोग इंतजार कर रहे होते। कुलदीप कहता है कि देखो यही लोग हैं, इन्हीं लोग से बात करनी। अब वहां से गाड़ी कुछ दूर पे एक आवास रहता है जहां पहुंचती है, 5 और 6 लोग वहां पहुंचते हैं, और जब सुनीता उतरती है बातचीत शुरू होती है, और बातचीत करने के दौरान ही सुनीता का ये लोग पहले तो रेप करते हैं, इसके बाद सुनीता को मार के उसी नदी में फेंक देते हैं। अब जब कुलदीप ये बताता है तो उस नदी के पास जाते हैं, सर्च करते हैं तो पता चलता है कि डेड बॉडी कुछ दूर पे किनारे पे ही लगी हुई है। डेड बॉडी बरामद होती। जब कुलदीप अपने गुनाह को बोलता है तो जो कुलदीप के साथ इस सुनीता के साथ जितने भी लोग ने संबंध बनाया था सब पकड़े जाते। कुलदीप के साथ साथ सबको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, और जो 5-6 लोग सुनीता के कत्ल में शामिल रहते हैं सबको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। अब देखिए कानून तय करेगा कि इनको कौन सी सजा मिलेगी। पर वर्दी में रहते हुए सुनीता के साथ इतनी बड़ी वारदात हो गई और किसी को कानो कान भनक नहीं लगी। तो जब वर्दी वाले ही सेफ नहीं है तो हमारे समाज के लोग, हमारे देश और दुनिया के लोग कैसे सेफ रह सकते हैं? जब इतनी बड़ी जगह पुलिस मुख्यालय में सुनीता सेफ नहीं है, सुनीता के साथ इतनी हैवानियत हुई, इतनी दरिंदगी हुई, तो आम लोगों की क्या बात की जाए। इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या सलाह है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जो सुनीता के साथ हुआ वो किस हद तक गलत था, और इस कुलदीप सिन्हा को कड़ी से कड़ी सजा कौन सी मिलनी चाहिए। आप लोगों के सलाह का, आप लोगों के मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा, और आप लोगों के साथ के, आप लोगों के सपोर्ट की बेहद जरूरत है। तो ऐसे ही विश्वास और भरोसा बनाए रखिए। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।